Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the first part of story of 9th standard, that is the fall of Troy. Let's begin. Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. Epics क्या होते हैं? Epics आप हिंदी में कह सकते हैं महाकाव्य या ऐसी लॉन्ग पोम्स होती हैं जो किसी ग्रेट नेशनल हीरो के बारे में होती हैं, जो उनकी एक्शंस के से रिलेटेड होती हैं, या फिर ऐसा कोई ग्रेट वॉर होता है नेशन में, नेशनल वॉर, तो उससे रिलेटेड एपिक्स होती हैं, मीन्स ये लॉन्ग पोम्स होती हैं. दे ऑफन टेल ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री. वो ज़्यादातर नेशन की जो पुरानी हिस्ट्री होती है, मीन्स पहले की जो उनकी हिस्ट्री होती है उसके बारे में वो बताती है, बखान करती है उसका. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. और जब वो लिखी गई, इवन उस लिखने के टाइम से पहले ही उनको कई बार बोला जाता था या उनको गाया जाता था. अगर वो देवर लाइक अगर एक सॉन्ग की तरह होती थी पोम्स, तो उनको गाया जाता था, उनको दोहराया जाता था इससे पहले कि उनको लिखा जाए. तो लिखने से पहले ऑब्वियसली कोई हिस्ट्री है, कुछ घटना हुई है, तो वो सबको पता है. आप चाहे लिखें ना लिखें, हमको पता है वो चीज़. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन दोज हु वर इन दैट एरा, जो उस टाइम पर थे. तो उनके लिए ये चीज़ थी कि वो किसी को कोई कथा सुनानी होती है तो वो सुनाते जाते थे. एक्चुअली रिटन राइटिंग में देने से पहले ही वो उन कथाओं को कह देते थे. The two famous Sanskrit epics are the Ramayana and the Mahabharata, and the two great epics of European literature written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. तो जैसे हमारे संस्कृत में जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, वैसे ही यूरोपियन लिटरेचर में भी ग्रीक में लिखे हुए ये दो महाकाव्य हैं, ग्रेट एपिक्स हैं, द इलियाड एंड द ओडिसी. Just as in Indian literature we go back to stories from the Ramayana and the Mahabharata, so in the literature of Western countries they go back to the Iliad and Odyssey. तो जिस तरह से हम कई बार रामायण की कोई कहानी किसी को सुना रहे होते हैं, कई बार बात चलती है तो कुछ भी होता है तो हम उससे रिलेट करते हैं, हम महाभारत से कुछ चीज़ें सीखते हैं, राइट. उसकी कुछ ऐसी कथा होती है, ऐसी कोई स्टोरी होती है जो हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं किसी को. उसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी वो इलियाड और ओडिसी की स्टोरीज़ को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं. जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया नो द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता, युधिष्ठिर एंड अर्जुन एंड द्रौपदी, सो चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज नो द नेम्स ऑफ हेक्टर एंड ओडिसिस एंड एशिलस and Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojans fought for 10 years, 10 long years. तो जिस तरह से हम इंडिया में इनकी स्टोरीज सुनाते रहते हैं चिल्ड्रन को, जैसे राम सीता की या युधिष्ठिर अर्जुन द्रौपदी की स्टोरी हम सुनाते हैं, उसी तरह से जो चिल्ड्रन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं वो भी इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं. उन्होंने भी इनकी स्टोरी सुनी होती है, जैसे हेक्टर की, ओडिसिस की, एशिलस की, हेलन जो ट्रॉय की है, जो बहुत ही खूबसूरत लेडी है वर्ल्ड में, और जिसके कारण ग्रीक और ट्रोजन्स में 10 साल तक वॉर, एक फाइट चली. ओके. Nobody knows for certain who the author of these early epics is. और ये जो एपिक्स, जो वेस्टर्न एपिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनका ऑथर कौन है ये किसी को नहीं पता था. It is thought that they arose and developed with the nation itself and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form. और ऐसा माना जाता है कि वो किस तरह से डेवलप हुई हैं, किस तरह वो आगे आई, वो नेशन के थ्रू ही आगे आई हैं. दैट मीन्स एक के बाद एक कोई सिंगर गा रहा है, किसी ने उसको सुना, समझा, सीखा, फिर किसी और को सुनाया. इसी तरह वो एक से दूसरे तक पहुंच रहा था जब तक किसी प्रॉपर पोएट ने, ग्रेट पोएट ने उसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा तब तक. It is believed that the Iliad and the Odyssey
were composed and recited by a blind poet named Homer. एक ऐसा माना जाता है कि एक ब्लाइंड पोएट थे जिनका नेम होमर था, उन्होंने को फाइनली कंपोज किया, who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality. तो ऐसा माना जाता है कि जब होमर ने उसको एक प्रॉपर तरीके से कंपोज किया और उनको रिसाइट करते, रिसाइट मीन्स आप कह सकते हैं दोहराते थे, एक पोम की तरह, एक सॉन्ग की तरह बार बार दोहराते थे, जो 900 BCE में रह के टाइम पर थे. BCE मीन्स आप देख सकते हैं बिफोर कॉमन एरा. तो और वो क्या करते थे, वो ग्रीक की एक सिटी से दूसरी सिटी तक घूमते रहते थे. वॉन्डर मीन्स घूमना, इधर उधर वो घूमते रहते थे और क्या करते थे, वो गाते थे इन पोम्स को और उनके लिए गाते थे जो उनको अपने घर में रहकर उनकी मेहमान नवाजी करते थे. मीन्स उनको बोलते थे कि ठीक है आप रहिए, उनको खाना वाना, रहने की जगह ये सब प्रोवाइड करते थे. तो उनके लिए वो क्या करते थे, इन एपिक्स को रिसाइट करते थे, बार बार दोहराते थे. दिस वॉन्डरिंग सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री. और इनको ऑनर दिया गया, मीन्स इनको सम्मानित किया गया काफ़ी एजेस में, और सिर्फ ग्रीस में नहीं बट पूरे यूरोप में, और इवन उनको यूरोपियन पोइट्री के फादर भी माने जाते थे वो. द इलियाड इज़ द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी. तो अब एक स्टोरी बता रहे हैं आपको, जो इलियाड है. तो वो इलियाड किसकी कहानी है, कहानी है इलियम की, या ट्रॉय एक जगह थी, एक रिच ट्रेडिंग सिटी थी जो एशिया माइनर में थी, और जो नैरो सी के थ्रू क्या करती थी, लीड फ्रॉम एजियन टू ब्लैक सी. मीन्स एजियन एक जगह है, वहाँ से ब्लैक सी तक वो आप कह सकते हैं लीड मीन्स आगे बढ़ती थी, मीन्स वो फैली हुई थी. इट वॉज वेल सिचुएटेड, बहुत अच्छे से सिचुएटेड थी, बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर. दैट मीन्स फाइनेंशियली भी सिटी अच्छी थी और एग्रीकल्चर वाइज भी वो सिटी अच्छी थी, मीन्स सब प्रॉपर था वहाँ पर. इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन. तो सिटी के सामने, इन द फ्रंट ऑफ सिटी, सिटी के जस्ट सामने एक सी था जहाँ से जो ट्रॉय के शिप्स होते थे, वो कहीं भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उस टाइप से वो अपने गुड्स को या ग्रेन को, अनाज को कैरी करके कहीं और भेजे जाते थे. एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा. और आगे तो सी था, पीछे की तरफ सिटी के बैक साइड में एक अच्छा माउंटेन था, उसका नेम था माउंट ईडा. एक हाई पीक था, दैट मीन्स माउंटेन, और वो वहाँ से काफ़ी नदियाँ, काफ़ी झरने बहते थे. द वैलीज अमंग द हिल्स वर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल. जो वैलीज थी, वहाँ का जो एरिया था, वो पूरी तरह, जो हिल थी वो अच्छे से, वहाँ पे सफिशेंट वाटर था, फर्टाइल लैंड थी वहाँ की. विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मीडोज वाइल शिप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स. और वहाँ पर जो लैंड, फर्टाइल लैंड थी वो वाली, जो हिल थी वो वैलीज फर्टाइल थी, वहाँ की जो मिट्टी थी वो अच्छी थी, पूरी तरह से फर्टाइल थी. वहाँ पर वो कॉर्न में आपको पता होगा जो मेज़ भुट्टे होते हैं, ठीक है, तो कॉर्न वहाँ पे ग्रो करते थे वो फील्ड में. कैटल वहाँ पर अच्छे से फीड करती थी, जो काऊ, बफेलो, गोट, शिप जो भी वहाँ पर अवेलेबल थे, सारे कैटल आराम से वहाँ पर, ग्रास अच्छी थी तो वहाँ पे प्रॉपर वे में फीड करते थे. और मीडोज़ में मीन्स कह सकते हैं कि जो नीचे का एरिया होता है ना, फील्ड का जो एरिया होता है, वहाँ पर वो मीडोज़ होता है जहाँ ग्रास होती है खूब सारी, तो वहाँ पर तो कैटल फीड करती थी. और जो हिल के जो स्लोप्स थे, मीन्स आप कह सकते हैं जहाँ पर शीप चढ़ सकती इजीली, ठीक है, तो वो एरिया जो था हिल का, वो उस स्लोप्स में जो शीप वो आराम से उनका फीड करती थी वो अपने आप को. फीड मीन्स आप कह सकते हैं पेट भरना. Round their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. और अपनी सिटी के आसपास ट्रोजन्स ने क्या किया था, उन्होंने
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बना रखी थी जिससे कोई भी एनिमी उनको सी के थ्रू अटैक नहीं कर सके. द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. और वो इतनी चौड़ी थी, इतनी ब्रॉड थी दीवार, जिससे आराम से लोग उस पर चल सकते थे, बैठ सकते थे और घूम सकते थे. द ग्रेट गेट स्टूड ओपन. और जो वहाँ के महान दरवाजे थे बड़े बड़े, वो हमेशा खुले रहते थे. एंड द पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड. और लोग वहाँ पर अंदर जाना बाहर आना आराम से उनकी इच्छा के हिसाब से कर सकते थे. बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज. लेकिन लड़ाई के टाइम पर जब भी कुछ वॉर होता था उस टाइम गेट्स को क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था. एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक. तो जब वो दरवाजे बंद हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि वो पूरी तरह से क्या है, वो सेफ है. स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कह सकते हैं जिसको कोई तोड़ नहीं सकता इजीली. तो जब वो दरवाजे बंद हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि पूरी तरह से वो सेफ है सारे अटैक से, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट. और वो प्रोटेक्ट रहता था, वो सिटी जो आसपास की वॉल थी उससे प्रोटेक्ट रहती थी. एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड. और जो पीछे हिल थी वहाँ से भी मीन्स वो कम्प्लीटली कवर कर लेते थे अपने आप को ड्यूरिंग वॉर टाइम. दस ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. तो ट्रॉय में सब अच्छा था, हर चीज़ प्रॉपर थी. वो वेल्दी सिटी भी कह सकते हैं क्योंकि कमर्शियली वो प्रॉपर थी. एग्रीकल्चर वे में वो सब सेटिस्फेक्शन, सब चीज़ें प्रॉपर थी. उस वहाँ पर कुछ भी कमी नहीं थी. ओके, एवरीवन वाज सेटिस्फाइड. और वो एक स्ट्रॉन्ग सिटी थी जो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड थी वॉल से और अपने ब्रेव सोल्जर्स से. बट all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans. लेकिन जो ग्रीक के हीरोज थे और किंग थे उन्होंने ट्रोजन के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर किया. क्यों? बिकॉज पेरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का जो राजा है उसका नेम था पेरिस, उसने क्या किया, हैड परसुएडेड हेलन, वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनेलॉस, टू एलोप विद हिम. He had brought her to Troy. क्या हुआ, जो पेरिस, जो राजा थे ट्रॉय के, जो प्रिंस थे, युवराज, ओके, सो ट्रॉय के जो प्रिंस थे उन्होंने क्या किया, हेलन को बहला लिया, फुसला लिया. बहलाना फुसलाना मीन्स अपनी बात मनवा ली. और वो हेलन के साथ क्या हो गए, एलोप हो गए, मीन्स वो भाग गए वहाँ से और वो उसको अपने साथ ट्रॉय ले आया. अब हेलन कौन थी? हेलन जो है वो ग्रीक के जो किंग है मेनेलॉस, उनकी वाइफ थी. तो इस बात पे वो लोग गुस्सा थे और इसीलिए उन्होंने अपनी सेना के साथ, अपने जो किंग और हीरोज के साथ क्या कर दिया, एक वॉर डिक्लेयर कर दिया ट्रोजन्स के अगेंस्ट. द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग टर्न टू मेनेलॉस. अब ग्रीक को तो लेना था, बदला लेना था उनको ट्रॉय के मीन्स ट्रॉय से बदला लेना जो उन्होंने गलत काम किया उसके लिए. दे सेल टू ट्रॉय, वो सेल किया उन्होंने, मीन्स वो गए शिप के थ्रू ट्रॉय की तरफ गए. एंड लेट सेज टू द सिटी. सेज मीन्स आप कह सकते हैं एक मिलिट्री ऑपरेशन या एक लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने उस सिटी के लिए. द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. ट्रोजन्स ने भी काफ़ी ब्रेव थे, वहाँ के सोल्जर्स भी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से फाइट किया, हिम्मत से, स्ट्रांगली उन्होंने भी उसका जवाब दिया. और वो जो उनकी लड़ाई थी, सेज थी, वो 10 ईयर्स तक कंटिन्यू चली, 10 साल तक चलती रही उनकी वो लड़ाई. द फाइटिंग वेंट ऑन डेली लड़ाई होती वहाँ पे. बट द सीज डिड नॉट एंड. लेकिन फिर भी वो जो वॉर था, जो ऑपरेशन था, वो तो ख़त्म नहीं होता था. ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी. On the other hand, the Trojans could not force them to sail away. अब एक तरफ ग्रीक्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो सिटी पर पूरा अपना राज कर लें, सिटी को अपने अंडर ले लें, और दूसरी तरफ ट्रोजन्स के लिए भी पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो वापस से उनको वहाँ से भगा दें. Every day the Trojans came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships, and the fighting went on. हर दिन ऐसा ही होता था कि ट्रोजन्स अपने दरवाजे से बाहर आते थे
और ग्रीक जो अपने टेंट से बाहर आते थे और वापस से लड़ाई शुरू हो जाती थी। Sometimes there were great battles between two armies. कई बार बहुत महान बड़े बड़े युद्ध होते थे, उनके बीच में बैटल होती थी। Sometimes there was single fights between two great heroes. और कई बार ऐसा होता था कि ठीक है, दो हीरो के बीच में ही फाइट हो रही है। Sometimes the Trojans had the better of it and sometimes the Greek. कई बार ट्रोजन्स का दिन अच्छा होता था, कई बार ग्रीक का दिन अच्छा होता था, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। लेकिन फिर भी वो जो फाइटिंग थी वो तो चलती रही, वो नहीं रुकी। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। और जो महान हीरोज थे दोनों साइड में, वो इस वॉर के ड्यूरेशन में मरे, मीन्स काफ़ी उनको नुकसान भी हुआ, काफ़ी अच्छे अच्छे हीरोज़ की भी डेथ हुई इस वॉर के ड्यूरेशन में। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ अ सिटी फॉर 9 years द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एशिलस। और एक ब्रेव हेक्टर मीन्स ब्रेव हीरो जो थे वो हेक्टर, वो फाइनली 9 years के डिफेंस के बाद अपने आप को बचाते हुए, अपनी कंट्री को, अपनी सिटी को बचाते हुए वो एशिलस से फाइनली की डेथ हो गई, वो किल हो गए उसके थ्रू। whom none could resist, जिसको कोई रोक नहीं सकता था, ऐसे हीरो को उन्होंने मार दिया। But Achilles himself was killed later on by a poisoned arrow that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded. और फिर एशिलस को भी किसी ने मार दिया, एक एरो जिस पे पॉइजन लगा था और वो उसकी हील पे गया। हील मीन्स आपको पता होगा, जैसे हमारा जो एरिया होता है, फुट का जो एरिया होता है, पैर के वहाँ पर हील होती है, ठीक है, एड़ी की साइड जो एरिया होता है, तो एड़ी कहते हैं एक्चुअली हिंदी में। तो वहाँ पर ही उस मीन्स कुछ था उसको कि सिर्फ वहाँ पर लगने पर ही वो ज़ख्मी हो सकता है। तो वहाँ पर किसी ने पॉइजन एरो वहाँ पर मारा और उससे उसकी डेथ हो गई। स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड, और बाद में पेरिस खुद भी मर गया, also by poisoned arrow, और वो भी poisoned arrow के थ्रू। The Trojans were tired of being shut up in their city and the Greeks were longing to see their homes again. अब ऐसा सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि ट्रोजन्स सोच रहे थे कि कब अब हमारा दरवाज़ा जो है वापस से बंद होगा, या कब हम इस चीज़ से बाहर आएंगे। और इवन ग्रीक भी सोचते थे कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी और कब हम अपने घर जाएंगे। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन फिर भी लड़ाई चलती रही और चलती रही। सो टुडेज़ वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।